नमस्कार। आज हम 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में बात करेंगे। यह 18वीं सदी के सबसे विनाशकारी और निर्णायक युद्धों में से एक था। आज का हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण उन विस्तृत ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों पर आधारित है जो उस वक्त लिखे गए थे। बिना किसी पक्षपात के हम इस जटिल सैन्य इतिहास को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आखिर उस दिन मैदानी जंग में असल में हुआ क्या था। चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे से होती है। ऐसी वीरता जो पहले कभी नहीं देखी गई। खूंखार सैनिक और ताकतवर योद्धा एक दूसरे पर बिजली की तरह टूट पड़े। अब ध्यान दीजिए, ये लाइंस किसी हारे हुए सेनापति की नहीं है, बल्कि खुद हमलावर और विजेता अहमद शाह अब्दाली की हैं। अब्दाली ने युद्ध के बाद लिखे अपने एक पत्र में मराठा सैनिकों की बहादुरी देखकर अपनी गहरी हैरानी जताई थी। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जीतने वाला खुद हारने वालों की इतनी तारीफ कर रहा था। हिस्सा 1, मराठा साम्राज्य का उदय। 18वीं सदी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहे थे। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मराठा साम्राज्य ने बहुत तेजी से अपना विस्तार किया। 1737 आते आते तो उन्होंने दिल्ली पर सीधा हमला कर दिया था और 1758 तक ये साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। स्रोत बताते हैं कि उनका परचम पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान के अटक, लाहौर और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कंधार तक फैल रहा था। और सच कहें तो इसी जबरदस्त विस्तार ने आगे चलकर इस महायुद्ध की नींव रखी। हिस्सा 2, अफगान गठबंधन का बनना। अब इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है दोनों सेनाओं के बीच का भारी अंतर। ऐतिहासिक दस्तावेज बिल्कुल साफ करते हैं कि अब्दाली ने धर्म और कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा और एकजुट गठबंधन बनाया, जिसमें शुजाउद्दौला, रोहिल्ला और बलोच शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ मराठा अपनी ही जमीन पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। क्षेत्रीय विवादों के चलते जाटों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राजपूत शासकों ने अंदर ही अंदर अब्दाली के साथ सांठगांठ कर ली। ये कूटनीतिक विफलता मराठों को आगे बहुत भारी पड़ने वाली थी। हिस्सा 3, कूच और घेराबंदी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये एक खतरनाक टैक्टिकल चेस मैच बन जाता है। सदाशिवराव भाऊ 40,000 मराठा सैनिकों को लेकर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्टेप, अगस्त 1760 में मराठे दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें राशन नहीं मिलता। दूसरा स्टेप, वो कुंजपुरा पर हमला करते हैं और वहां से भारी मात्रा में रसद लूटते हैं। लेकिन तीसरे स्टेप में अब्दाली एक मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो पलटवार करते हुए यमुना पार करता है और मराठों को उत्तर में कुंजपुरा और दक्षिण में दिल्ली दोनों रास्तों से पूरी तरह कट ऑफ कर देता है। अब मराठे पानीपत में चारों तरफ से घिर चुके थे। हिस्सा 4, कट ऑफ और भूखमरी। 80 किलोमीटर, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो एग्जैक्ट दायरा था जिसे फंसी हुई मराठा सेना ने खाने और रिसोर्सेज के लिए पूरी तरह से साफ कर दिया था। सोचिए, इस पूरे 80 किलोमीटर के एरिया में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा था। कैंप के अंदर हालात इतने खराब थे कि भयानक भूखमरी और बीमारियां फैलने लगी थीं। आलम ये था कि बिना एक भी तलवार चले हजारों मराठा सैनिक और घोड़े रोजाना भूख से मर रहे थे। हताशा इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार सैनिकों की गुहार पर सदाशिवराव भाऊ को मजबूरन एक आक्रामक युद्ध लड़ने का फैसला करना पड़ा। उनके पास भूखे मरने या लड़कर मरने के अलावा कोई तीसरा विकल्प बचा ही नहीं था। हिस्सा 5, पानीपत का युद्ध। 14 जनवरी 1761 युद्ध शुरू होता है और स्रोत के मुताबिक शुरुआत बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। भूखे होने के बावजूद इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने ऐसी तबाही मचाई कि शुरुआती 3 घंटों में ही 10,000 अफगान सैनिक मारे गए। मराठों का हमला इतना घातक था कि अफगान सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। हालात ये हो गए कि खुद अब्दाली को अपने भागते हुए सैनिकों को मौत की सजा देने की धमकी देनी पड़ी ताकि वे वापस लड़ने आएं। सब कुछ मराठों के फेवर में जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इतिहास उस दिन कुछ और ही लिखा जाएगा। लेकिन दोपहर के 2 बजे अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे महायुद्ध का नतीजा ही पलट दिया। आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने ऐसी जीती हुई बाजी को पलट कर रख दिया? तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि मैदान जंग में एक छोटी सी गलती कैसे सब कुछ खत्म कर सकती है। एक स्ट्रे बुलेट यानी एक आवारा गोली सीधे पेशवा के भतीजे विश्वासराव को लगती है और उनकी मौत हो जाती है।
इस दुखद घटना से भावुक होकर सेनापति सदाशिवराव भाऊ उन्हें देखने के लिए अपने हाथी से नीचे उतर आते हैं। और सच मानिए, बस यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही सेना ने अपने कमांडर को हाथी पर नहीं देखा, पूरी मराठा फौज में मास पैनिक फैल गया। सबको लगा कि भाऊ मारे गए हैं। अब्दाली ने बड़ी चालाकी से इस अफवाह को और हवा दे दी और देखते ही देखते डिफेंस लाइंस टूट गईं। स्रोत बताता है कि भाऊ आखिरी दम तक सिर्फ 50 सैनिकों के साथ 400 अफगानों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस शाम तक मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। हिस्सा 6, नतीजे और अब्दाली का पत्र। अब्दाली युद्ध तो जीत गया, लेकिन ये एक पायरिक विक्ट्री थी। मतलब ऐसी जीत जिसमें जीतने वाले का नुकसान हारने वाले जितना ही बड़ा हो। स्रोत रिवील करता है कि अब्दाली ने भी अपने 50,000 सैनिक खोए थे। मराठों के इस भयानक प्रतिरोध ने अब्दाली को इतना डरा दिया था कि बदले के डर से वो भारत पर राज करने का इरादा छोड़कर वापस अफगानिस्तान लौट गया। जाते जाते उसने पेशवा को एक लेटर लिखा जिसमें उसने पीस ट्रीटी ऑफर की और दिल्ली का नियंत्रण वापस लौटाने की बात कही। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंक्लूजन पर आता है। स्रोत बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ये बताता है कि पानीपत में मराठों के उस बेहिसाब बलिदान ने असल में दिल्ली को अफगानिस्तान की राजधानी बनने से रोक लिया। यानी इतनी बड़ी हार और भारी नुकसान के बावजूद उन्होंने विदेशी आक्रमण की कमर तोड़ दी थी। आखिर में ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे व्हाट इफ के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, क्या होता अगर उस वक्त के सभी क्षेत्रीय शासक अपने आपसी स्वार्थ छोड़कर इस विदेशी आक्रमण के खिलाफ एकजुट हो जाते? क्या विदेशी ताकतें कभी भी भारत में अपने पैर जमा पाती? क्या भारतीय इतिहास की दिशा पूरी तरह अलग होती? बस यही सवाल अब हमारे जहन में रह जाता है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही।